नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पर्यावरण अध्ययन की निरंतर श्रृंखला में आप सभी का फिर से वेलकम बैक है। और ये आपका 14वें नंबर का वीडियो प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर सबसे पहले आपके लिए एक कोट्स है। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं पूरे जुनून और जज्बे के साथ। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? आंसर को बड़ी धैर्य और ध्यान से दीजिए, बहुत आसान आंसर है ये तो। आगे और भी कठिन आएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ते रहें। बिल्कुल सही है, नीम बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा नीम एक बहुत अच्छी वनस्पति है, जो कि हम आपको देखा होगा कि भारतीय संस्कृति में नीम को वैद का भी दर्जा दिया गया है और नीम से कई सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि कीटनाशक के रूप में कई बार फसलों में फसल जो होती हैं उनमें छिड़का जाता है। आपने देखा होगा गेहूँ को सुरक्षित करने के लिए उसमें नीम की पत्तियाँ रखी जाती हैं। आटे को सुरक्षित करने के लिए उसमें भी नीम के डंठल वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से और बहुत सारी इससे जो जीव रोगाणु जनित या रोगों को दूर करने के लिए औषधियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए इसका आंसर नीम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? डैश है ना, इसलिए स्रोत यानी साधन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? 22वें नंबर का प्रश्न का आपको आंसर आ जाना चाहिए। जी, आंसर आ गया बिल्कुल, जिनका आ रहा है सूर्य, बिल्कुल सही है। सूर्य जो होता है भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, क्योंकि सूरज के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। कहीं से ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से होगी बताइए आप? किसी भी वनस्पति का विकास भी नहीं हो सकता, इसलिए सूर्य हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती है? कल मैंने आपको मरुस्थल के बारे में बताया था, एक क्वेश्चन छोड़कर भी गया था कि मरु राजा किसे कहते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस को सीरीज उठाकर देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ आपके सामने। जी, 23 का आंसर, जिनका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये कैक्टस होता है। कैक्टस इस प्रकार से एक नागफनी भी जिसे बोल सकते हैं। कैक्टस इसमें कांटीले झाड़ियों वाला पौधा होता है। इसमें तना जो होता है, वैसे पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और तना मार्शल देह का हो जाता है, ठीक है। ये 23 का आंसर, इसलिए कैक्टस वो सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसकी विशेषता ये होती है कैक्टस की कि ये ऐसा जीव है जो ऐसा पौधा है जो कि सूखे शुष्क प्रदेशों में, रेगिस्तानी प्रदेशों में मिलता है। इसमें कांटों से भरा हुआ तो होता ही, मैंने पहले ही बता दिया है ना। इसकी लगभग 127 वंशों में मैं बता रहा हूँ, इसकी लगभग 127 वंशों में संगठित 1750 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 1750 इसकी प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी हैं। किसकी? कैक्टस की, ठीक है ना। चलिए कल के आंसर का देते हैं। मैंने कल क्वेश्चन छोड़ कर गया था कि मरु राजा किसे कहते हैं। मरु राजा किसे कहते हैं? तो ये आपका आंसर है शमी के पेड़ को। शमी का पेड़ होता है। शमी का पेड़ के मैंने दो नाम बताए थे, एक शमी का पेड़ बताया था, दूसरा क्या बताया था? चलिए आज से फिर क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा आपके लिए। चलिए आप ढूंढ के बताइए मुझे, कल फिर बताऊँगा मैं इसका आंसर। शमी के पेड़ का दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर लिखकर भेजना। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका नाम बताऊंगा किसने आंसर सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद क्या आता है? बताइए। 24, प्रारंभिक व्यवहार, प्रस्तावना, अनुदेशनात्मक सामग्री या प्रस्तुतिकरण। आंसर 24 का समावेशी या अनुदेशनात्मक उद्देश्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आना चाहिए, क्या चीज़ आना चाहिए 24 का? जी, सी नंबर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने डीएड बीएड में खूब पढ़ा होगा कि समावेशी कक्षा के जो टीचर होते हैं, समावेशी कक्षा के टीचर को पाठ योजना के अनुदेशन के अनुसार क्या करना पड़ता है? बच्चों को गतिविधियों में बदला जा सकता है। इसके बाद क्या होता है? अनुदेशनात्मक सामग्री आती है और इसके अंतर्गत क्या आता है? छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली अध्ययन सामग्री को अपनाया जाता है, इसलिए आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास किया गया या पारित किया गया? 26 का आंसर
बताइए आंसर। आपके सामने चारों ऑप्शंस दिख रहे होंगे, 82, 86, 92, 96। जी आंसर, जिनका आंसर 86 आ रहा है बिल्कुल सही है। 86 नंबर बिल्कुल सही आंसर है 1986। इसमें क्या हुआ था, भारत सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक कानून बनाया था जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। यह अधिनियम 1986 में पास किया गया था। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर आ रहा है शाबाश, आप लोगों की मेहनत बिल्कुल लग रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, धुआंधार पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 27 का, भूमंडलीय तापन का कारण है बताइए। हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। बताइए आंसर। देखिए, जैसे आप आंसर ऑप्शन देख भी रहे होंगे, हिमनदों में वृद्धि होगी तो क्या भूमंडलीय ताप बढ़ेगा? भाई तापन की बात हो रही, तापन बढ़ने का कारण बताना है आपको, ताप के बढ़ने का कारण, भूमंडल के ताप क्यों बढ़ रहा है जी। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी तो भी ताप नहीं बढ़ेगा, वन बढ़ जाएंगे तो भी ताप नहीं होगा। आंसर क्या बचा है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि वृद्धि हो जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा और इससे हमारे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघलने लगेंगे, जिससे हमारे समुद्रों का तल बढ़ जाएगा, बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा, अपनी पर्यावरणीय समस्याएं काफ़ी घनी हो जाएंगी और इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान मनुष्य जाति के साथ ही पूरे सभी का नुकसान इससे हो जाएगा। सारे देश आजकल ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित हैं। अगला क्वेश्चन 128 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती? जैव विविधता की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखकर चलना है। आंसर क्या होना चाहिए? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, या सवाना। आंसर बताइए। एक दिन हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग कहेंगे तो मैं जो घास की मैदान है ना, सब पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा एकदम, ठीक है ना। सबाना है आपका, डाउन्स है ना, इस प्रकार से सारी बता दूंगा आपको। 28 का बी नंबर वो सही आ रहा है आपका। 28 का जिनका 20 नंबर है वो सही है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वायोम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 का। अगला क्वेश्चन 30 का बताइए, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बताइए आंसर 30 का। जी, क्योंकि देखते ही साथ आंसर आ गया होगा। बताइए। समताप मंडल। देखिए क्या है समताप मंडल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्षौभ मंडल, समताप मंडल, इस प्रकार से मंडल बताए थे मैंने आपको। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। किस मंडल पर? समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या है? अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जो कि सूर्य से आती हैं, और ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस अगर पृथ्वी पर आ गई तो स्किन कैंसर और स्किन के काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। तो पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकता कौन? समताप मंडल, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। सार्वजनिक परिवहन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग, या व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। बताइए 31 का क्या होना चाहिए? 31 का आंसर हाँ, डी नंबर को सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, डी नंबर को सही आ रहा है। ऊर्जा संरक्षण विधि नहीं है। देखिए, आप सार्वजनिक वाहन से जाएंगे तो सार्वजनिक वाहन जैसे बस से जा रहे हो तो बस से मान ली बस में अगर 20 व्यक्ति बैठे तो अगर 20 लोग अगर अपनी अपनी गाड़ी लेकर बाइक लेकर जाएंगे तो 20 लोग कितना प्रदूषण फैलेगा। और यदि 20 लोग एक साथ एक बस में बैठकर जा रहे हैं तो क्या होगा? इस बस में 20 लोग जा रहे हैं बैठकर तो ये होगा कि 20 लोग एक ही साधन से जा रहे हैं तो एक बार ही थोड़ा सा प्रदूषण तो होगा, 20 गुना तो नहीं होगा ना, ठीक है। इसलिए और गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा देना, गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा सोलर ऊर्जा वगैरह ये बढ़ाएंगे तो भी इससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा संरक्षण की विधि है। ऊर्जा दक्षता वाले उपकरणों का प्रयोग, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत वाहन ये व्यवस्था क्या ऊर्जा संरक्षण नहीं है। क्या है? ऊर्जा का व्यय होगा इसमें, आपकी डीजल पेट्रोल की खपत भी तो होगी, है ना। 10 मोटरसाइकिल जाएंगी या 10 आपकी कार जाएंगी तो 10 कारें क्या करेंगी? डीजल पेट्रोल का उपयोग ज़्यादा करेंगी, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा, यहाँ पर ऊर्जा का अपव्यय होगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या है? 32 का आंसर दीजिए जी। आंसर क्या आना चाहिए आपका? पहला आंसर बिल्कुल सही है। पहला आंसर जिन भाई बहनों को मेरा आ रहा है बिल्कुल सही है, मेरे भाइयों बहनों, पहला आंसर बिल्कुल सही है, इट इज़ अ राइट आंसर। और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, यानी विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नई अवधारणा के साथ जोड़ने वाले उद्देश्य और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, ठीक है ना। जैसे आपको बता दें
कि अपन कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन नए ज्ञान को जोड़ पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पिछला ज्ञान से उसको रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है ना। अधिगम बच्चों के पहले के ज्ञान और नए अनुदेशनों के द्वारा क्या करते हैं, समान रूप से प्रभावित होता है, इसलिए अधिगम का स्थानांतरण और अधिक आसान हो जाता है यदि हम पहले से रिलेटेड कर देते हैं कि बच्चों आपने इस पहली कक्षा में ये पढ़ा था, इससे आगे अपन इस प्रकार पढ़ रहे हैं, पिछला कुछ आपके लिए चर्चा हो जाती है तो उससे आसानी होती है बच्चों को सीखने के लिए, इसलिए पहला आंसर वो सही था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा, गर्व, वेतन या छात्रों का विश्वास? बताइए, 33 का बताइए आंसर। देखो डी बिल्कुल सही है, छात्रों का विश्वास, ठीक है ना। अगर छात्रों का विश्वास क्योंकि जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच क्या बना है, एक संबंध बना रहता है और छात्र शिक्षक का सम्मान करते हैं और इससे ये आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है क्या? एक सिद्धांत, खोज, कानून या मूल संकल्पना? 34 का ये आंसर बिल्कुल सही है, सिद्धांत है, बिल्कुल सही ये बात है। 34 का सिद्धांत, देखिए परिकल्पना को बार बार अगर हम परीक्षण करने से जो परिणाम गलत नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बार बार जब परीक्षण करने से सिद्धांत में क्या हो जाती है, शुद्धता की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। और निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए आंसर। ये तो बहुत ईजी सा आंसर आ गया है, बिल्कुल सी आंसर जिनका आ रहा है वो सही है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है ना। ये हीलियम एक क्या है, हीलियम क्या होती है, एक रासायनिक तत्व है जो क्या गैस अवस्था में रहता है, लेकिन ये निष्क्रिय गैस या नोबल गैस भी है, इसे हीलियम गैस को नोबल गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नोबल गैस कौन सी है, नोबल गैस हीलियम गैस को हम नोबल गैस भी कहते हैं। और ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 परमाणु क्रमांक होता है 2। और सभी तत्वों में यह गैस का क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है किसका, हीलियम गैस का, हीलियम का, ठीक है ना। इसी कारण यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है, जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? 37 बिल्कुल सही आ रहा है, डेसिबल इनका आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डेसिबल, है डेसिबल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। डेसिबल को में हम ध्वनि को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिया है, यूरिया क्या है बताइए? जैविक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक, ये और भी दोनों या कोई नहीं? बताइए आंसर। 38 का आंसर बिल्कुल सही है, बी रासायनिक उर्वरक है, क्योंकि यह एक क्या है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2। मैं लिख के बता दूं क्या, ठीक है, एन लिखने की कोशिश कर रहा है, NH2CONH2, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, किसका, ए होता है यूरिया का, ठीक है। इसे कार्बामाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, कार्बामाइट, कार्बामाइट, कार्बामाइट भी किसे कहते हैं, यूरिया को कहते हैं, ठीक है। यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया था। इसे बनाने का श्रेय किसे जाता है, जर्मनी के वैज्ञानिक थे बोहलर, कौन थे, बोहलर, बोहलर। मैं ये सारी जानकारी इसलिए बता रहा हूँ यदि इससे संबंधित और दूसरे क्वेश्चन आया तो आपके गलत ना हो, तो ये बोहलर थे, ठीक है, बोहलर ने इसे बनाया। इसका उपयोग मिट्टी और उर्वरा की शक्ति बढ़ाने के साथ ही प्लास्टिक और रेजिन बनाने में भी किया जाता है और अनेक दवाएं बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी यूपी टेट का जो हुआ था, सुपर टेट यूपी टेट 2018 वाला, उसमें आया भी ये क्वेश्चन, ग्रीन मफलर से संबंधित क्या है, 41 का बताइए आंसर। 41 का आंसर बताइए, सी आंसर। देखिए आप सोच सकते हैं, सी आंसर, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित होता है। इसमें होता क्या है, मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं ताकि आपके दिमाग में इसके लिए जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ग्रीन हाउस ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और इस प्रदूषण पर नियंत्रित पाने का मात्र एक ही उपाय है कि परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शोरगुल कम हो सके और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, ये होता है इसके बारे में मैंने बताया। अगला, कार्बन में वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक बढ़ गई, इसका कारण क्या है, रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा उपयोग, तेल या कोयले का अधिक जलन, वनों का कटाव, उपयुक्त सभी? बताइए 42 का, सीधी सी बात, नो बकवास, आंसर डी बिल्कुल सही, शाबाश। 42 का बिल्कुल सही बात है।
वर्तमान में हम ग्रीन हाउस गैसों की बहुत सांद्रता बढ़ गई है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं तो उससे क्या निकलता है, CFC, जिससे जो क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है ना। तेल कोयला जलाते हैं तो उससे CO2 वगैरह निकलती है, जो भी बहुत नुकसानदायक है। मीथेन, नाइट्रस वगैरह, इससे क्या होता है भाई बताइए ना, इससे होता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है ना। जिससे हमारा क्या हो जाता है बताइए, जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। बस आंसर है 44 का। बताइए आंसर, जल्दी फटाक से आंसर दीजिए, टाइम को वेस्ट ना करती हुई। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी उत्पाद कैसे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता अपघटन करता है। बताइए आंसर 44 का क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बी आंसर वो सही है। ये प्राथमिक उपभोक्ता ही होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता ही होंगे, शाकाहारी होते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, और इनको खाते हैं जो, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। और जो इनको खाते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। इन दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी और या फिर शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चरणों को क्या कहते हैं। बताइए, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। बताइए 45 का बी आंसर सही आ रहा है, बी आंसर वो सही है। 45 को बी आंसर वो सही है, बिल्कुल सही बात है। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के तंत्र है, क्योंकि इसके तहत मृत वस्तु होती है, मिट्टी की पूर्ण उर्वरता को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करती है। इसलिए जैव भू रासायनिक चक्र इसका आंसर सही है। अगला है, कौन ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, मतलब कम से कम प्रदूषण फैलाएगा, सबसे कम। बताइए, डीजल, पेट्रोल, कोयला, हाइड्रोजन। बताइए आंसर 46 का है, बिल्कुल सही आ रहा है जी। हाइड्रोजन एकदम सही है, हाइड्रोजन को सही है। क्यों है हाइड्रोजन सही बताइए, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत कम फैलाएगा, इसलिए। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। संकटग्रस्त है मतलब ये खत्म होने की कगार पर है, अब विलुप्त हो रहा है। कहाँ पर है 47 का सही बात है, चीन में है, बिल्कुल सही बात है, चीन में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा पांडा पाया जाता है, दैत्याकार पांडा जैसे कहते हैं। इसका एक कारण यह है कि चीन में पांडा के अनुकूल परिस्थितियाँ तंत्र हैं, जिसमें पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि पांडा बांस का भोजन करता है। ठीक है ना। लेकिन ये अब क्या है, दैत्याकार है, भाई सॉरी संकटग्रस्त है। ठीक है ना, चीन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बहुत ही फेमस और बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको आना ही चाहिए। तो डी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट यही है। अगला है, गिर वन जीव अभ्यारण्य किस वन जीव का संरक्षण किया जाता है। मेरे पिछले वीडियो उठाकर देखना, मैंने सारे अभ्यारण्य समझाए हुए हैं डिटेल से, आप देख लीजिए। इतना तो देखना पड़ेगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझाया हुआ है, सारी जानकारी दी है, यहाँ तक कि चित्र और फोटो के द्वारा भी उसे समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए यहाँ, शेर। ठीक है, गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, वैसे टाइगर है इसका, लेकिन शेर दे रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है। ठीक है ना, इस प्रकार से गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए, शेर सही है, एशियाई शेर बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। अब एशियाई शेर वो सही है, एशियाई शेरों के लिए ये गिर राष्ट्रीय वन उद्यान बहुत फेमस है। और उद्यानों के बारे में और पर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो देख लेना। आशा उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया होगा और अच्छे नंबर आपने अचीव किए होंगे। आप अब मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो, पीतम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस नन्ही मुन्नी घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको यह हर रोज़ जगाने का काम कर सके। नए नोटिफिकेशन जब भी आएँ तो आपको सूचित कर सके, इसलिए इस घंटी को प्रेस करना ना भूलें। और मेरे चैनल को, पीतम्बर एजुकेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।